Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Myself Arvind Kumar Singh. Here I am before you to discuss the paper of Civil Services Preliminary Examination, Paper 2, CSAT जिसको कहते हैं, और CSAT की डिस्कशन हम करना चाहते हैं। आपके सामने पेपर कोड A होगा और पेपर कोड A की डिस्कशन हम कई चरणों में करेंगे। पेपर A के क्वेश्चन नंबर अलग अलग सेगमेंट में, जैसे मेंटल एबिलिटी के 4 सेगमेंट है, कुछ सेगमेंट में 12 क्वेश्चन है, कुछ सेगमेंट में 13 क्वेश्चन है। तो एक एक सेगमेंट की एक एक वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसी तरह से कंप्रीहेंशन को अलग अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बिना समय को बर्बाद किए हम चाहते हैं कि पेपर का डिस्कशन शुरू हो। इस साल पेपर सीसेट का पिछले सालों के मुकाबले डिफिकल्ट आया था और दायरा भी इसका बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेपर की डायमेंशंस जो है, वो डोमेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग सेगमेंट से नए नए सेगमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं और पेपर की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेपर में 33% ही क्वालिफाइंग है, तो 33% स्कोर करना ही यूपीएससी चैलेंजिंग बनाना चाहती है। ऐसा इसलिए है कि इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है कि लॉजिकल और एनालिटिकल लॉजिक, मेंटल एबिलिटी, इन सब विषयों में परिपक्व छात्रों का चयन किया जा सके। तो बिना वक्त को जाया किए किसी और फिलॉसफी पे ध्यान दिए हम आपके सामने इस पेपर का एक पार्ट, पहला मेंटल एबिलिटी का पार्ट एक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 28 से आगे है। तो इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हिंदी में डिस्कस करना है। मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 है। जिन लोगों ने औसत पढ़ी होगी उन लोगों को ये पता होगा कि 9 व्यक्तियों का औसत 50, औसत का मतलब है कि 50 किलोग्राम सबकी लगभग वजन है। लगभग मतलब 50 है, तो कुल 9 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा? इस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें तो 9 व्यक्तियों का वजन 50 गुने 9 यानी 450 किलो होगा। तो 9 व्यक्तियों का कुल वजन 450 गुने 9 यानी 450 किलो। पहले 5 व्यक्तियों का 45 किलो है और दूसरे 5 व्यक्ति का 55 किलो। तो 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। वैसे तो ओरली इसको कर सकते हैं, बिना किसी पेन पेपर के आप कर सकते हैं। 9 व्यक्तियों का कुल वजन 50 किलो है, 50 गुने 9 450 किलो हो गए। पहले 5 आदमी का 45 गुने 5 यानी 225 किलो और अंतिम 5 आदमी का होगा 275। तो 275 और 225 मिलकर के 500 किलोग्राम हो गया। इसमें 5वां व्यक्ति पहले 5 में भी है और दूसरे 5 में भी है, उसकी गिनती 2 बार हो रही है, इसलिए यहाँ 10 व्यक्ति हो रहे हैं। 5 + 5 यानी 10 और 10 व्यक्तियों का कुल वजन 225 + 275 यानी 500, जिसमें 9 व्यक्तियों का वजन कुल 450 किलो है। तो 5वां व्यक्ति का वजन सिर्फ कितना हो गया? 50 किलो। ओरल कैलकुलेशन किया जा सकता है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों के लिए जो सीसेट जिनको बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिए कि 9 व्यक्तियों का कुल वजन कितना है। 9 व्यक्तियों का कुल वजन, 9 व्यक्तियों का कुल वजन, ठीक है, कुल वजन इज इक्वल टू 9 व्यक्तियों का कुल वजन होगा 50 के रेट से 50 गुने 9 अर्थात 450 किलोग्राम। इसमें x1 + x2 + x3 मान लेते हैं कि उनके वजन है। इस तरह से ये क्या है, x9 तक है और ये है 450 किलोग्राम। अब पहले 5 यानी x1 x2 x3 x4 x5 का वजन जो है वो कितना है?
वो है 45 के रेट से। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये मिलके है 45, इनका औसत है। 5 आदमी का मिला के 45 गुने 5 यानी 225 किलोग्राम। अंतिम 5 का मतलब हो गया कि x5, x6, x7, x8 और x9 इनका औसत 55 है, तो 55 गुने 5 यानी 275 किलोग्राम। अब ऐसा आपने देखा कि यहाँ पे भी x5 है, यहाँ पे भी x5 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा ऐड करने पे x1, x2, x3 से लेकर के x9 तक, जिसमें x5 भी शामिल है, प्लस x5 बराबर टोटल मिल करके ये हो गया 225 प्लस 275 किलोग्राम, अर्थात 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम। और पहले x1 से x9 तक कितना है जी? 450। तो 450 किलोग्राम प्लस x5 इज इक्वल टू 500 एंड देयरफॉर x5 इज इक्वल टू 500 किलोग्राम माइनस 450 किलोग्राम बराबर 50 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आंसर हो गया पांचवें व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। संक्षेप में आपको थोड़ी नॉलेज भी देता चलूं कि अगर 9 व्यक्तियों का, कितने भी व्यक्ति का औसत आयु निकालना है, औसत वजन निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो औसत होता है हिंट्स कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट भी इसमें हम आपको थोड़ा दे दें। कंसेप्ट होता है औसत बराबर कुल गणनाओं की संख्या, गणनाओं की का योग अपॉन कुल आंकड़ों का योग, गणनाओं मतलब आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या, कुल गणनाओं की संख्या, ये होता है औसत। इसी से हम निकालते हैं कि अगर कोई 9 वेरिएबल है तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के कहां तक? x9 तक, डिवाइडेड बाई 9, यानी सबको जोड़ के और फिर उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे औसत 50 था तो हम लिख पाएंगे कि 50 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से x9 तक डिवाइडेड बाई 9, 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 से x9 तक का सम 50 गुने 9 अर्थात 450। और इसी प्रकार से बाकी गणनाओं का भी हमने आकलन किया है और आंसर आ गया इस तरह से। कितना? तो आंसर आ गया 50 किलोग्राम, यानी उस आदमी का, जो पांचवा आदमी है, उसका वजन हो गया 50 किलोग्राम। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ओरल कैलकुलेशन से हो सकता था 9 गुने 50, ऐसे जरा देखिए ध्यान से, 9 गुने 50 यानी 450, और पहले 5 गुने 25 45 प्लस 5 गुने 55 बराबर 225 प्लस 275 अर्थात 500। 10 आदमी का मिलकर के 500 है, जिसमें 9 आदमी का 450 है, तो 10वां व्यक्ति का कितना हो गया? 50 किलोग्राम। और 10वां व्यक्ति है कौन? आदमी तो 9 ही है। 10वां इसलिए है कि 5वां व्यक्ति पहले 5 में भी शामिल है और अंतिम 5 में भी शामिल है, तो उसकी गिनती कितनी बार हो रही है? उसकी गिनती 2 बार हो रही है, इसलिए वो 10वां व्यक्ति कोई और नहीं है, वो 5वां व्यक्ति ही है जिसकी गिनती 2 बार हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन जो है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या है। 29 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है, जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। लिखा है कि 6 स्त्रियों के एक समूह में 4 टेनिस खिलाड़ी हैं, 4 समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर है, 1 वाणिज्य में स्नातकोत्तर है और 3 बैंक कर्मचारी है। बिमला कमला बैंक कर्मचारी है, जबकि अमला कुमला बेरोजगार है। बिमला कमला बैंक कर्मचारी हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं इसको लिखने की कि बिमला और कमला दोनों ही क्या है? बैंक कर्मचारी। यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, आप देखिए, बिमला और कमला दोनों ही क्या है?
बैंक कर्मचारी। और अमला और कोमला दोनों बेरोजगार हैं। बिमला, कमला, ये लोग हैं बैंक में, बैंक कर्मचारी बैंक में, ठीक है। अच्छा जी। और कोमला और अमला और कोमला बेरोजगार हैं। अमला यहाँ पे लिख देता हूं, और कोमला, ये लोग क्या है, ये दोनों बेरोजगार हैं। बेरोजगार समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, ये दोनों लोग बेरोजगार हैं। अच्छा जी। कोमला और निर्मला टेनिस खिलाड़ी हैं। कोमला एंड निर्मला, ये दो लोग और भी हैं। कोमला और निर्मला, निर्मला ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, तो टेनिस खिलाड़ी हैं। ये लोग खेलती हैं टेनिस, टेनिस खिलाड़ी, टेनिस, और ये भी हैं टेनिस, टेनिस खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है जी। अच्छा, अमला, कमला, कोमला, निर्मला, ये चारों समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। अमला, कमला, अमला, कमला, अमला पीजी हैं समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र, ठीक है। अच्छा, अमला एंड कमला, कमला भी समाज शास्त्र में पीजी है, पीजी इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीजी इन सोशियोलॉजी। अमला, कमला, कोमला, ये भी है पीजी इन सोशियोलॉजी, ठीक है। एंड निर्मला, निर्मला भी पीजी है सोशियोलॉजी, पीजी इन सोशियोलॉजी, राइट। सो ये चार लोग समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर है, जिनमें से दो बैंक कर्मचारी हैं, दो बैंक कर्मचारी हैं। चार लोग समाज शास्त्र में हैं, जिसमें से दो बैंक कर्मचारी हैं। इसका मतलब है कि दो लोग, एक तो ये बैंक कर्मचारी हैं, ये दो लोग बेरोजगार हैं, ये कुछ काम करते नहीं है, तो इनमें से पक्का कम से कम एक बैंक कर्मचारी होगा। श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है। श्यामला एक और है कोई जो कि, या श्यामला, श्यामला, श्यामला क्या है, ये वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, वाणिज्य में, वाणिज्य में पीजी है, पीजी इन वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्स में। इनमें से कौन से टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं? एक टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं। तो अब आप क्वेश्चन को अगर नए सिरे से पढ़ें तो आप देखेंगे कि ऊपर के क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बैंक कर्मचारी हैं। 2 बैंक कर्मचारी तो आपको पता चल चुका जी, ये भी बैंक कर्मचारी है, ये भी बैंक कर्मचारी है। बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, बिमला और कमला हो गई बैंक कर्मचारी, ठीक है। कोमला की 2 बार यहां लिखी हुई है, कोमला बेरोजगार है, कोमला जो है वो बेरोजगार है, यानी कोमला इनमें से यहां लिखा हुआ है, कोमला को हमने 2 बार लिख दिया है, कोमला जो है वो बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोमला बेरोजगार है, बेरोजगार, ठीक है। और 3 लोग बैंक कर्मचारी हैं, तो जो पीजी स्नातकोत्तर है, समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर है, उनमें से ही एक बैंक कर्मचारी है। तो एक तो ये समाज शास्त्र में है और दूसरा समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर ये है, तो यही एक होगी जो बैंक कर्मचारी होगी। तो 3 आदमी बैंक में, 2 आदमी बेरोजगार है। कोमला को हम यहाँ ना लिख करके यही लिखे होते तो अच्छा था, कोमला यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। अमला बेरोजगार है, कोमला बेरोजगार है, 2 लोग बेरोजगार हैं, 3 लोग बैंक में कर्मचारी हैं। तो और श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है। कौन सी टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं? तो निर्मला ऑफ कोर्स जो है वो बैंक कर्मचारी और टेनिस दोनों काम करती हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं और बैंक में कर्मचारी भी हैं, क्योंकि कोमला और अमला बेरोजगार हैं। श्यामला के बारे में ये पीजी में सोशियोलॉजी में है नहीं, जो सोशियोलॉजी में है वही टेनिस खेल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार फिर से समझ लें इस पूरी कहानी को, क्या है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार और डिटेल में जाते हैं। 6 स्त्रियों के समूह में 4 टेनिस खिलाड़ी हैं, 4 लोग टेनिस खेल रहे हैं, 4 समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर है, 1 वाणिज्य में स्नातकोत्तर है। 4 लोग टेनिस खेल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि 2 लोग जो बेरोजगार हैं, 1 वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, 3 बैंक में कर्मचारी हैं। और उसके बाद लिखा है कि अमला कोमला बेरोजगार हैं, ये 2 लोग बेरोजगार हैं, लोग काम नहीं करते।
और 3 लोग बैंक में कर्मचारी हैं। कोमला निर्मला टेनिस खिलाड़ियों में से हैं। कोमला और निर्मला दोनों लोग टेनिस खेलते हैं। कोमला एंड निर्मला दोनों टेनिस खेलते हैं। तो ये टेनिस खेलने वाली तो है, लेकिन ये टेनिस खेलने वाली है, ये भी है टेनिस खेलती है, लेकिन है क्या? बेरोजगार। तो ये टेनिस खेलती है, कोमला और अमला दोनों टेनिस खिलाड़ी, दोनों टेनिस खेलते हैं, लेकिन है बेरोजगार। बिमला और कमला बैंक कर्मचारी, अमला और कोमला बेरोजगार हैं। कोमला और निर्मला टेनिस खिलाड़ियों में से है, यानी निर्मला ऐसी है जो टेनिस भी खेल रही है और निर्मला समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर भी है। यहीं से आपको मिल जाएगा कि निर्मला टेनिस खिलाड़ी है, निर्मला समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर भी है, और ये इनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं। इन 4 में से 2 बैंक कर्मचारी हैं। 2 ऑलरेडी ये पता चल चुका कि अमला और कोमला बेरोजगार हैं। अमला और कोमला बेरोजगार हैं, इसका मतलब कमला और निर्मला ही हैं जो बैंक कर्मचारी होंगी। कमला और निर्मला ही है जो बैंक कर्मचारी होंगी। तो निर्मला जो है वो टेनिस भी खेलती है और निर्मला बैंक कर्मचारी भी है। कमला टेनिस नहीं खेलती, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो कौन सी ऐसी है जो टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है? तो आंसर हो गया निर्मला। तो निर्मला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का सी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको अलग से लिखने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। 38वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है पीए का 40%, पीए का 40% प्लस बी का 65%, P इज इक्वल टू ए का 40% प्लस बी का 65%, P इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन था और 29 हमने वहां कर दिया, और 30 का सॉल्यूशन अब यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन में क्या है जरा ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है कि P एक ऐसा है जो A का 40% है। 40% इज 40/100 ऑफ A, दैट इज 2/5। सिंपली आप लिख सकते हैं 2/5 प्लस 65% ऑफ, यानी 65/100 ऑफ B, दैट इज 13/20, राइट। सो ये फाइनली आ गया 2/5A प्लस 13/20B, राइट। Q is equal to 50%, that is 50/100 of A plus 50% of B, that is 50/100 of B, that is A/1/2A plus 1/2B। ये लिखा है कि क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे कि 50% A और 50% BQ है, जहां A P से B से बड़ा है, A की वैल्यू B से बड़ी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या P Q से बड़ा है, Q P से बड़ा है, दोनों बराबर है, और उपरोक्त में से कोई निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। A B से बड़ा है, ये एक सिग्निफिकेंट बात लिखी हुई है कि A B से बड़ा है, तो हम A की वैल्यू B से बड़ा ले सकते हैं, है ना। A की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया A 50 और B 20, A 50, if I took A is equal to 50 और B is equal to 20, तो जरा देखें कितना हो जाएगा। P कितना हो जाएगा बताएं। इस हिसाब से P हो जाएगा, A 50 लेंगे तो 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20, 20 प्लस यहाँ पे B के बदले 20 रखेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा और 13, ये कितना हो गया 33। यहाँ पे Q हो जाएगा 50/2 25 और 20/2 10, 25 से 10 35। तो AP 33 हो गया और Q 35 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि Q P से बड़ा है। ठीक है, एक दूसरी बात भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि अभी हमने लिया था कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आप A से B को बड़ा ले सकते हैं, तो A हमने 50 ले लिया और B 10 ले लिया। अब हम ले लेते हैं A 11 और B 10। तो जरा देखिए 11, A 11 और B 10, B 10 लेंगे, ये 11 लेंगे तो 11 दूनी 22/5, ऐसा हो सकता है। 22/5 कितना हो जाएगा जी? 22/5 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी P हो जाएगा
ये 11 दूनी 22 बटा 5 यानी 5 चौके 20, 4.4 एंड ये 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 दैट इज 6.5। तो ये मिलके हो गया 6 4 10, 10 जो है वो 10 पॉइंट कितना 9। और Q अगर ऐसा ले हम तो Q में एक 11 लेंगे तो 5.5, 11/2 5.5 और 10/2 कितना हो गया 5, 5.5 और 5 कितना हो गया 10.5। ये 10.5 यहाँ पर PQ से बड़ा है। तो आप P और Q के अलग अलग वैल्यू के लिए हम ये नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कभी P बड़ा है कभी Q बड़ा है, यानी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से P बड़ा है या पूरी तरह से Q बड़ा है। कौन बड़ा है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर हम कहेंगे चौथा, यानी निश्चित रूप से इनमें से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी, क्वेश्चन नंबर 31, घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है जबकि दूसरी घड़ी घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, यानी एक घंटे में दोनों घड़ियों के बीच में 4 मिनट का फासला हो जाता है। किसी विशेष क्षण पर दोनों घड़ियों 24 घंटे में 4 मिनट का फासला हो जाता है, यानी एक दिन में 4 मिनट का फासला हो जाता है। एक दिन में 4 मिनट। अब 24 घंटे वाली घड़ी है तो कौन सा इनमें से सत्य है? आप ऑप्शन पे गौर अगर फरमाएं तो आप देखेंगे कि प्रत्येक ऑप्शन में यही लिखा है कि एक ही समय दिखाती है। एक समय तभी दिखाएगा जब दोनों में 24 घंटे का फर्क हो जाए। 24 घंटे की घड़ी है तो 24 घंटे का जब फर्क होगा तो दोनों ही घड़ियां एक ही समय दिखा पाएंगी, है ना। तो इस हिसाब से हम ये कहें कि 4 मिनट का फासला, 2 मिनट एक स्लो हो जाता है, एक 2 मिनट तेज हो जाता है, तो 2 मिनट इधर चला गया 2 मिनट इधर चला गया तो 4 मिनट का फासला हो गया। एक दिन में 4 मिनट, तो एक घंटे का फासला होने के लिए कितने दिन चाहिए? 15 दिन चाहिए। 4 मिनट का फासला एक दिन में तो 60 मिनट का फासला 15 दिन में, यानी एक घंटे का फासला 15 दिन में, तो 24 घंटे का फासला 24 गुने 15 अर्थात 360 दिन में होगा। 360 दिन आंसर होगा। 360 दिन अर्थात लगभग एक साल। 360 दिन का मतलब लगभग एक साल, एग्जैक्ट तो नहीं होता क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। 360 दिन बाद दोनों घड़ियां एक ही समय फिर से दिखाएंगी, ऐसा इनमें किसी में भी नहीं लिखा है, इसलिए आंसर डी हो गया। ओरल कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसे आंसर लिख सकते हैं। फिर भी उन बच्चों के लिए मैं एक बार दोबारा इसे लिखना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। एक घड़ी 2 मिनट फास्ट हो जाती है, दूसरी घड़ी 2 मिनट स्लो हो जाती है, तो इस हिसाब से हमें दिखाना यह है कि दोनों घड़ियों में 4 मिनट का फासला होता है। दोनों घड़ियों में 4 मिनट का फासला, 4 मिनट का फासला होता है, फासला होता है एक दिन में। एक दिन में तो एक 60 मिनट का फासला, 60 क्या है, 60 मिनट क्या है, 4 का 15 गुना है, तो 60 मिनट का फासला इधर भी 15 गुना टाइम लगेगा, तो 1 गुने 15 15 दिन में, यानी एक घंटे का 60 मिनट का मतलब एक घंटा। एक घंटा का फासला होने में 15 दिन लगता है, इसलिए 24 घंटा का फासला होने में 24 घंटा का फासला होगा 15 गुने 24 अर्थात 360 दिन में। और जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे का फासला हो जाएगा, यानी एक घड़ी 12 घंटे आगे हो जाएगी, दूसरी घड़ी 12 घंटा पीछे हो जाएगी, तो दोनों एक ही समय दिखाएंगे, एक ही समय दिखाएंगे दोनों, मतलब 24 घंटे पे एक्यूरेट टाइम दिखाएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया 360 दिन। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है,
इसलिए आंसर इसका हो गया डी। आंसर हो गया इसका डी। आंसर इसका डी हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ऐसा किसी भी ऑप्शन में दिखाया नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 था। अब 32 क्वेश्चन करते हैं। 32 क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। तो परसेंटेज का ज्ञान होने के लिए जरूरी है कि यहां से हम कंक्लूड करें और यहां से हम देखें कि हमारा आंसर क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 31 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 ये था, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। अब हम बात करते हैं 32 का। 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय हम ये देखेंगे कि यहाँ लिखा है 12% परिवार 30,000 से कम कमाता है, यानी एक सेगमेंट है 30,000 से कम कमाने वाला, दूसरा सेगमेंट है 6% 2 लाख से ऊपर कमाने वाला, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। तो कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं? अगर आप प्रश्न को गहराई से थोड़ा सा सोचें तो एक सेगमेंट, एक बाउंड्री 30,000 पे ब्रेक हो रही है, दूसरी बाउंड्री 30,000 से 1 लाख के बीच में है, तीसरी बाउंड्री ये 30,000 से 1 लाख के बीच में, और तीसरी बाउंड्री 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, और चौथी सेगमेंट जो है 6% लोग 2 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो 4 सेगमेंट बन गया। एक 30,000 से नीचे, 30,000 से नीचे वालों की संख्या कितनी है? 12। 30,000 से नीचे कमाने वालों की संख्या है 12। तो 30,000 से नीचे एक सेगमेंट बन गया। पहला, हम अगर इसको कॉलम वाइज कहें तो पहले इनकम जो है वो क्या है? 30,000 से, और प्रतिशत लोगों की संख्या, प्रतिशत संख्या कितनी है? अगर ये मैं कहूं 30,000 से नीचे, 30,000 से कम, 30,000 से कम कमाने वाले कितने लोग हैं? 12%। फिर लिखा है 30,000 से 1 लाख तक, 1 लाख तक, राइट। और तीसरा सेगमेंट है 1 लाख से 2 लाख तक, और चौथा है 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर अधिक। ठीक है, 2 लाख से अधिक कमाने वाले सिर्फ 6% लोग हैं। ऐसा लिखा है प्रश्न में कि 2 लाख से ऊपर कमाने वाले 6% लोग हैं कुल। ठीक है, अब प्रश्न पे फिर से एक बार पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न में। लिखा है कि 6% परिवार 2 लाख से ऊपर कमाते हैं, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% 1 लाख से अधिक कमाते हैं, तो 1 लाख से अधिक कमाने वाले में उन लोगों की संख्या भी शामिल है जो 2 लाख से अधिक कमाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 22% में ये 6% भी शामिल है। अगर ये 6% घटा दें तो बाकी 22 माइनस 6 अर्थात 16% लोग 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 990। 16% लोग, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, जिसमें 6% वो भी शामिल है जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो 16% परिवार 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। 16% परिवार 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, और बाकी हम कंक्लूड कर लेंगे 16% परिवार, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16% परिवार जो है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। तो 16 और 12 28, 28 और 6 कितने हो गए? 28 और 6 34। तो बाकी के 66% लोग 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं, राइट ना। अब यही बताना है कि इनकी संख्या दी हुई है, एक्चुअल संख्या दी हुई है यहाँ पे कि 16% 1 लाख से अधिक कमाने वाले 990 लोग हैं। शायद ये क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं 990 किन की संख्या दी गई है? तो 9 तथा 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं, ये है 990। ये डाटा 990 है, और हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये 990 है।
तो पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, ये यानी 66% 990 के बराबर है। और पूछा जा रहा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग कमाते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में 16%, अर्थात 66% अगर 990 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कुल संख्या अगर x है तो कुल संख्या का 66% यानी 66/100 बराबर 990। तो आप ये देखिए 33 दूनी 66 और 33 तिया 90, 2 से ये 15 बार में कट गया तो x कितना हो गया 1500, यानी कुल लोगों की संख्या कितनी है 1500। और 1500 का 16% हमें ज्ञात करना है जी। 16% क्यों? क्योंकि 1 लाख से 2 लाख कमाने वाले सिर्फ 16% है। 1500 का 16% अगर आपको निकालना है तो आप आंसर बखूबी निकाल सकते हैं। कितना? तो 1500 का 16% 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाने वाले, बीच में अर्न करने वाले, कमाने वालों की संख्या, कमाने वालों की संख्या कितनी है 16%, अर्थात 16/100 गुने कितने का 1500 का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो गया 240, ये हो गया आंसर। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी है कि आपको इतना ना करना पड़े, आप बड़े ही प्यार से इसको कर सकते थे बिना ये सब यूनिटरी मेथड लिखे हुए। एग्जाम के दौरान इतना टाइम नहीं होता तो आप कैसे करोगे, 66% अगर 990 के बराबर है तो प्रोपोर्शन लगा लो कि 16% कितना के बराबर है x, अर्थात 990/66 बराबर x/16। ठीक है, ये कट गया किससे 15 बार में, तो 15 गुने 16 x क्या हो गया 240 और आंसर हो गया ओरली। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है शॉर्टकट मेथड जिससे आप बड़े ही आसानी से फटाफट बना सकते हैं। पहला बात हमने कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए बताई है, दूसरी बात हमने कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताई है। उम्मीद है कि आपको दोनों पसंद आया होगा और ये 33 नंबर क्वेश्चन पे अब हम गौर फरमाते हैं। ठीक है, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। 33 क्वेश्चन जो है वो ये है कि घड़ी जब 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, इस प्रकार आगे बजना जारी रहे तो 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं। अर्थात 1 बजे अगर 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार बज रही है घड़ी, तो 3 बजे 3 बार बज रही है, तो 5 बजे 5 बार बज रही होगी। और 10 बजे कितना बज रही होगी 20 बार। 5 बार बजने में इसे 12 सेकंड लगते हैं, तो 10 बार बजने में कितना लगेगा 24 सेकंड, डबल। 5 बार बजने में, 5 बजे 5 बार बजेगी ना, 3 बजे 3 बार बज रही है, तो 5 बजे 5 बार, 5 बार बजने में कितना लग रहा है 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड का समय लग रहा है जी। तो 10 बजे कितनी बार बजेगा 10 बार, तो 10 बार बजने में कितना समय लगेगा 12 दूनी 24 सेकंड। दुगुना टाइम बजेगा, दुगनी बार बजेगा तो दुगना टाइम लगेगा। इसलिए इस प्रश्न का हल मैं नहीं समझता कि किसी और तरीके से इसको करने की जरूरत है। आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ये लिखा हुआ है इसमें कि दिए गए कथनों पर उसके अनुगमित होने वाले 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। कथन है, स्टेटमेंट है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अब निष्कर्ष निकाला है कि सभी लोग, सभी, ये चीज इसको वीक बना रहा है, सभी लोग सुबह सैर करते हैं। ये इस कथन में निहित नहीं है, लिखा नहीं है कि सभी लोग सुबह में सैर करते हैं कि कुछ लोग सुबह में सैर करते हैं। ये एक परिणाम लिखा हुआ है कि सुबह की सैर एक ये आउटपुट लिखा हुआ है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी लोग सुबह सैर करते ही हैं, ये बात इस कथन से परिलक्षित नहीं होता। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य, अनिवार्य जैसी ऐसी कोई बात नहीं होती है। अच्छी है, अनिवार्य है, ये कहना सही नहीं होगा।
तो इस आधार पे न तो पहला न तो दूसरा, दोनों में से कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं निकल सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या है? डी। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम 34 तक पहुंच गए हैं सॉल्यूशंस के। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि 35 का क्या सॉल्यूशन है और इसको हमें कैसे करना चाहिए। 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लिखा है कि 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि ऐसी पांच संख्याओं का माध्य 39 है तो सभी 13 का माध्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? ऐसी प्रथम पांच, पहले पांच का माध्य 39 है। पांच का माध्य 39 है, इसका मतलब पांच में से बीच वाला जो होगा वो माध्य होगा। और बीचों बीच वाला पांच में से कौन होगा? तीसरा, है ना। तो तीसरी संख्या 39 है और 13 संख्याओं में बीच वाला कौन सा होगा? बीच वाला होगा सातवां। 6 इधर 6 उधर और 13 संख्या में तो ये होगा 7th। यानी ये कंक्लूजन है कि अगर संख्याएं लगातार हो और एक निश्चित क्रम में जुड़ी हुई हो, संख्याओं की कुल संख्या n एक विषम संख्या हो, तो n+1/2th संख्या क्या होगा? माध्य होगा। n+1/2th यानी 5 संख्याएं हैं तो 5+1/2, 5+1 यानी 6/2 तीसरी संख्या माध्य होगी। अगर 13 है तो 13+1/2 यानी 7वीं संख्या माध्य होगी। तो तीसरी संख्या ऑलरेडी दी हुई है 39 और ये है विषम संख्याएं, तो पहली संख्या 39 होगी, 39 तीसरी संख्या 39 होगी और उसके पहले वाली संख्याएं क्या क्या होगी? तो 39, आप ये समझिए तीसरी संख्या 39 है तो उसके पहले वाली ये है थर्ड नंबर, है ना। 39, उसके पहले वाली 37, उसके पहले वाली 35 रही होगी। और इसी तरह से सातवीं संख्या क्या होगी? तो 39 के बाद 41, 43, 45, 47 ये होगी सातवीं। 4 और लिखना था। 39 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 7th संख्या माध्य होगी। तो इसलिए 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 47। इससे आगे जानने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला संख्या होगा 49, 51, 53, 55, लेकिन ये सब लिखना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है, ठीक है ना। और 59, ये 6 इधर और 6 इधर और बीच में ये संख्या जो होगी वो माध्य होगी, क्योंकि संख्याएं एक निश्चित क्रम में जुड़ी हुई हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? n एक विषम संख्या है। संख्याओं की कुल संख्या n एक विषम संख्या है, n विषम संख्या है, विषम संख्या। तो माध्य जो होता है वो होता है n+1/2th टर्म, n+1/2वां पद, ठीक है। तो इस तरह से ये 13+1/2वां यानी 7वां पद जो होगा वो होगा माध्य। तो 7वां पद कौन सा है? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ और ये क्या है? 7th। तो ये 7th 7वां पद जो होगा वो माध्य होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ लोग इतना एक्सप्लेनेशन देख के शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, हम इसलिए समझाना चाहते हैं, इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि सब लोगों को समझ आ जाए, कोई भी ऐसा न रहे जिसको समझ ना आए। तो इसलिए थोड़ा इस तरीके से है। 6 लड़के ABCDEF ताश खेल रहे हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की गड्डी है। ABCD सबके पास ताश की पत्तियां हैं। ABCDEF, ध्यान से देखिए, ABCDE और F सबके पास 10-10 पत्ते हैं प्राइमरी रूप से, 10, 10, 10 और 10। सेकेंड स्टेज पे क्या होता है कि F 2 पत्ते A से उधार लेता है, तो A के पास 8 हो जाएगा और F के पास कितना हो जाएगा? 12। 2 पत्ते उधार लेता है तो F 2 पत्ते A से उधार लेता है और 5 पत्ते C को देता है।
ए उधार लेता है और 5 सी को देता है, तो 5 इसमें से और कम हो जाएंगे और सी के पास क्या हो जाएंगे 15। ठीक है, तो एफ के पास रह गए कितने 7 और सी के पास हो गए 15। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, तो सी की 3 पत्ते कम हो जाएंगे और बी के 3 पत्ते बढ़ जाएंगे जी, है ना, 13 हो गए। बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, तो बी के 6 पत्ते कम हो जाएंगे और डी के 6 पत्ते बढ़ जाएंगे, यानी 16 हो जाएंगे। डी को देता है जो एक पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है और डी के एक पत्ता कम हो जाएंगे और ई के एक पत्ता बढ़ जाएंगे। यानी फाइनली ये सारी कहानी के बाद डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वह निम्नलिखित में से किस समूह के पास ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है। तो फाइनली ए के पास रह गए 8, बी के पास 13 में से 6 गए 7, सी के पास 15 में से 3 गए 12, डी के पास हो गए 15, ई के पास हो गए 11 और एफ के पास हो गए 7। अब कह रहे हैं डी और ई के पास मिला करके, डी के पास 15 है और ई के पास 11 है, 15 और 11 मिला करके कितने हुए जी, 15 और 11 मिला करके 23 हो गए। तो 23 पत्ते हैं, डी और ई का मिला करके कितने हो गए 23 पत्ते, 26 पत्ते। डी और ई पूछ रहे हैं ना, यस। तो डी और ई का मिला करके 15 और 11 26 पत्ते किसके किसके मिलाकर के बराबर हैं। तो देखिए 7 और 7 14 और 12 26, ये भी 26 हो रहे हैं, ये दोनों 26, ये तीनों मिलके 26, अर्थात बी सी और एफ के मिलाकर के 36 पत्ते होंगे, 26 पत्ते होंगे। तो डी और ई की संख्या भी 26 है, बी सी एफ की संख्या भी 26 है, इसलिए आंसर हो गया बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। सवाल टेक्निकली रूप से थोड़ा सा गलत है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, लेकिन अब यूपीएससी का एग्जाम है, उन्होंने कुछ सोच के समझा लिखा होगा, सो उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दूध के एक नमूने में 50% पानी है। मान लेते हैं कि दूध की मात्रा कोई भी है, आप 50% पानी है, एक इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के दूध में मिलाया जाए तो 1/3 भाग में दूध की मात्रा, 1/3 भाग में दूध की मात्रा कितनी हो गई, मिश्रण के 1/3 भाग में दूध की मात्रा 50% है ना, तो 1/3 भाग में मिश्रण के 1/3 भाग में दूध की मात्रा, मिश्रण 1/3 है और दूध उसका 50% है। 50% का मतलब 1/50/100 अर्थात 1/2, यानी ये हो गया 1/3 गुने 1/2 अर्थात 1/6 भाग दूध है। और इस 1/3 भाग में 1/3 भाग प्योर दूध मिला दिया गया। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात कर रहे हैं और पहले जो हमने किया था वो 35 की बात की थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉल्यूशन है 35 का, और ये क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 36 हमने ऊपर ही कर दिया था, 37 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 37 का ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से आप देखें तो आपको पता चलेगा। ये लिखा हुआ है कि 1/3 भाग, यदि इस दूध का 1/3 भाग जिसमें 1/6 भाग दूध है इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। 1/3 में 1/6 दूध मिल गया, दोनों मिलके कितने हो गए 1/3 जोड़ 1/6, दूध की मात्रा हो गई, दूध की मात्रा 1/6 और शुद्ध दूध की मात्रा इसमें कितनी है, शुद्ध दूध की मात्रा
दूध की मात्रा कितनी हो गई, तो 1/3 मिलाया गया प्लस 1/6, अर्थात क्या हो गया ये 2/6 प्लस 1/6 यानी 3/6, यानी 1/2 भाग उसमें क्या हो गया, शुद्ध दूध की मात्रा। और मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो गई, पानी की मात्रा कितनी रह गई उसमें, तो पहले वाले में ही 1/6 भाग दूध था और 1/6 भाग पानी था, है ना। तो वही 1/6 भाग पानी रह गया, तो 1/6 भाग पानी रह गया, दूध की मात्रा इतनी, पानी की मात्रा 1/6। अब आप इनकी रेशियो चाहें तो निकाल सकते हैं, तो रेशियो या पानी की मात्रा पूछ रहे हैं, पानी की मात्रा कितनी है, तो आप लिख सकते हैं पानी की प्रतिशत मात्रा, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पानी की प्रतिशत मात्रा बराबर पानी की मात्रा अपॉन मिश्रण की मात्रा गुने 100, मिश्रण की मात्रा गुने 100। ये समझने के लिए लिख दिया। पानी की मात्रा कितनी है जी, 1/6, मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण हो गया 1/2 प्लस 1/6 यानी 3/6 प्लस 1/6 4/6 यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100%। और अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये जो हो जाएगा, ये 3 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये दो मिलके 4 हो जाएंगे, ये 50 और ये 2 से ये कट जाएगा 25, यानी पानी की मात्रा 25% रह जाएगी। यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या और भी इसका शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है कि दूध की मात्रा आप ओरल कैलकुलेशन से कर सकते हैं। शॉर्टकट और भी ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है कि दूध की मात्रा मिल्क और वाटर मिल्क कितना था जी, मिल्क था उसमें कुल 1/2 और पानी कितना था 1/6, तो ये हो गया रेशियो क्या हो गया 3:1 यानी 3 भाग मिल्क 1 भाग पानी, तो परसेंटेज ऑफ पानी जो हो गया वो 1/4 गुने 100 यानी 25%। तो आपका फटाफट आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 4 भाग में 1 भाग पानी यानी पानी 1/4 और 1/4 को आप जानते हैं क्या कहते हैं 25%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। अब 38 क्वेश्चन है। एक पट पर 4 क्षैतिज 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और दूरस्थ हैं। बताइए इनसे कितने अधिकतम आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। आयत और वर्ग कुल मिला करके आयत ही और वर्ग, कुछ आयत वर्ग ऐसे होंगे, कुछ वर्ग होंगे, कुछ आयत होंगे। अब देखिए इस 38 प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से जरा सोचिए, इस तरह की 4 लाइनें हैं, राइट, और इस तरह की भी 4 लाइनें हैं। अगर 4 लाइनें इस तरह की और 4 लाइनें इस तरह की हम प्लॉट करें तो क्या होगा। 4 लाइनें इस तरह की और 4 लाइनें इस तरह का, 4 लाइनें इस तरह का और 4 लाइनें इस तरह का अगर हम प्लॉट करते हैं तो क्या होगा। तो इन 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं वर्ग बनाने के लिए। इन 4 में से 2 चाहिए, इन 4 में से 2 चाहिए, इसलिए कुल वर्गों की संख्या 4 में से 2 चुनने के तरीके 4c2 और इस 4 में से भी 2 चुनने के तरीके 4c2 होता है 4 × 3/2 और 4 × 3/2 अर्थात 6 × 6 मतलब 36। तो कुल 36 वर्ग और आयत मिल करके बन सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि यदि m समांतर रेखाओं को कोई दूसरी n समांतर रेखाएं काटे तो कुल वर्गों की संख्या mc2 × nc2 होती है। जो लोग कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े होंगे उनको बता दूं कि 4 में से 2 को चुनने का तरीका 4c2 होता है और 4c2 को सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ 2 लिखा है तो 2 बार घटते हुए लिख दे और 2 से भाग दे दे, ये तरीका होता है। तो कुल 36 हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। 2 घंटे पश्चात दूसरी गाड़ी
दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? तो मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है। मान लिया कि टी समय बाद 39 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिख देते हैं यहीं पे कि मान लिया कि टी घंटे बाद दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। टी घंटे बाद माना कि 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहां लिख देते हैं 39 का। माना कि टी घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी, मालगाड़ी से मिलेगी। तो मालगाड़ी पहले से चल रही है 2 घंटा पहले से और ये 2 घंटा बाद। तो मालगाड़ी के द्वारा टी प्लस 2 घंटे में तय की गई दूरी, ध्यान समझिए, मालगाड़ी के द्वारा टी प्लस 2 घंटे में तय की गई दूरी एक्सप्रेस गाड़ी के टी घंटे में तय की गई दूरी के बराबर होगी। मालगाड़ी के द्वारा टी प्लस 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई दूरी एक्सप्रेस गाड़ी के कितने, एक्सप्रेस गाड़ी के टी घंटे में तय की गई दूरी, टी घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो t प्लस 2 दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल, 40 बराबर t गुने 60। 20 से कट गया, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 3t। 2t इधर आके माइनस हो गया तो t इज इक्वल टू 4। अर्थात 4 घंटे में एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो 4 घंटे में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर सब लोग जानते हैं चाल गुने समय, और चाल कितनी है, चाल है 60, समय कितना है 4 घंटे, 240 किलोमीटर दूरी पर जाकर के एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी 240 किलोमीटर की दूरी पे। अर्थात आंसर क्या हो गया, ये 240, सी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, और इस 40 क्वेश्चन में क्या है जरा देखें। एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक प्राप्त हुए। रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से, आर फॉर रणधीर ग्रेटर देन कुणाल प्लस देबू, राइट। कुणाल और शंकर को मिले अंक रणधीर के अंकों से अधिक है। रणधीर के अंकों से अधिक हैं कौन कौन, शंकर प्लस कुणाल के अंकों रणधीर के अंकों से अधिक हैं। सोनल को शंकर से, ये शंकर है, एक है सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं, एस फॉर शंकर है, शंकर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं, रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। इनमें सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे इनइक्वालिटी में बहुत सारे कैरेक्टर एक ही साइड में हैं, और जो एक ही साइड में है, आर से बड़ा ये भी, आर से बड़ा ये भी, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दी गई है। इसलिए हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इन सब में सबसे ज्यादा अंक किसको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता। कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है। रणधीर से नेहा को भी ज्यादा मिले हैं, रणधीर से शंकर और कुणाल को भी ज्यादा मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में, और शंकर से सोनल को ज्यादा मिला है, यानी किसको सबसे ज्यादा मिला है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो आई होप आपने ये सारे सॉल्यूशंस अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और एंजॉय किए होंगे। बाकी के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।
जिसमें हम अगली बार इसको चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में हम शेष क्वेश्चंस के अगले सेगमेंट पे बात करेंगे, जो दूसरा सेगमेंट है मेंटल एबिलिटी का इसमें, उस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब and also visit our website www.arvindsingacademy.com and www.arvindsingh.com. There are more than 60,000 pages are there on my website, so maybe it will be useful for you. Thank you, God bless.